अलसाई हुई सी धूप लान की घास पर से उतरती हुई समुद्र के किनारे की रेत पर आ बैठी थी। अनामिका आर्म चेयर पर आंखें मूंदे लेटी थी। इतने में एक तेज हवा के झोंके ने उसे कपकपा दिया और उसने अपना गुलाबी सिल्क का स्कार्फ कंधे पर से उतारकर अपने बदन पर लपेटकर उसे चूम लिया। अभी तक उसके वार्डरोब में इन सोख रंगों के लिए कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह, जिसमें सिर्फ उदासी एकाकीपन के सफेद काले रंगों का ही साम्राज्य था। पर आर्यन नाम के रंगरेज ने उसकी जिंदगी को, उसके दिल को चटक रंगों से सराबोर कर दिया था। उसने घड़ी की तरफ नजर डाली और बेचैनी से आर्यन का इंतजार करने लगी। आर्यन बैंकॉक से लौटने वाला था। अंधेरा गहराने पर वह आर्म चेयर पर से उठ खड़ी हुई और पैरों में स्लीपर डाले अपने कमरे में लगे बड़े आईने तक आई। आर्यन के प्यार की मखमली छींट ने उसके गुलाब से चेहरे की रंगत को और भी बढ़ा दिया था, जिसे देखकर वह स्वयं मुग्ध हो गई। उसने नीले रंग का गाउन निकालकर पहन लिया। नीला रंग आर्यन को बेहद पसंद था। उसे मालूम था आर्यन उसे टी शर्ट और ट्रेंच पैंट में देखते ही कहेगा, क्यों अपने साथ इतनी नाइंसाफी करती हो? कायनात ने दिल खोल कर नूर बरसाया है आप पर, और आप हैं कि आपको इसकी बिल्कुल कद्र ही नहीं है। मॉडर्न कपड़ों में आप नाजुक सी कॉलेज गोइंग गर्ल लगती हैं। सोचते ही अनामिका के लबों पर मुस्कान दौड़ गई। आर्यन के ना पहुंचने पर अनामिका ने उसे फोन लगाया। तुम अभी तक आए नहीं? गाड़ी ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट पर मिल गए होंगे ना? हाय स्वीटहार्ट, सिट। आई एम सो सॉरी, मैं आपको मैसेज करना ही भूल गया। जब आपका कॉल आया मैं मार्केट में था। वहां पर नेटवर्क इशू होने से आपसे बात ही नहीं हो पाई। अच्छा, एक गुड न्यूज है, डील पक्की हो गई है। वो लोग हर हफ्ते माल इंपोर्ट के लिए तैयार हो गए हैं। ओके बाय, कल मिलते हैं, मिसिंग यू। उसकी खुशी उसकी आवाज से छलक रही थी। बच्चा है बिल्कुल, जल्दी आ जाओ, आई एम मिसिंग यू टू। फोन रखकर उसने साइड टेबल पर रखे फोटो फ्रेम में लगी आर्यन की फोटो को चूमते हुए कहा, आज बहुत अरसे बाद उसने अपना ब्लॉग खोला था, जिसमें वह अपनी भावनाओं को, जिंदगी के प्रति अपने दृष्टिकोण को बयां करती थी। उसके डैड कहा करते थे, उसमें ये आदत उसकी माँ से आई है। वह भी वक्त निकालकर रोज एक कविता जरूर लिखती थी। माँ को उसने बचपन में ही खो दिया था। उसके डैड प्रशासनिक सेवा में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार देने की भरकस कोशिश की। वह बचपन में ही गंभीर स्वभाव की थी। 2 साल पहले पिता की अकस्मात मृत्यु ने तो उसे बिल्कुल ही खामोश बना दिया था। एक गंभीरता, रूखापन उसके वजूद का हिस्सा बन गए थे। इस अभेदी आवरण को तोड़कर उसके दिल तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वह मुंबई के प्रसिद्ध मैनेजमेंट कॉलेज में बिजनेस प्लानिंग की प्रोफेसर थी। बात करीब 2 साल पहले की है। एमबीए की फर्स्ट ईयर की क्लास में पहला पीरियड्स अनामिका का ही था। आर्यन अक्सर आधा पीरियड निकल जाने पर क्लास में आता था। कई दिनों तक तो अनामिका कुछ नहीं बोली, पर उसने उस दिन उसे वार्न कर दिया, आज का दिन आप क्लास से बाहर ही रहिए, कल अपने आप समय से क्लास में हाजिर हो जाएंगे। वह बिना किसी बहस के सिर झुकाता हुआ क्लास से बाहर निकल गया। बाद में स्टाफ रूम में उसकी इकलौती सहेली पल्लवी से उसे पता चला कि वह
कि वह किसी मजबूरी के चलते लेट आ रहा था। आज तेरी क्लास के इस समय आर्यन लॉन में क्यों था? इन जैसे लड़कों को पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने पिता की पावर के दम पर सिर्फ डिग्री हासिल करने कॉलेज आते हैं। तू आर्यन के बारे में गलत सोच रही है। उसके तो पिता ही नहीं है। वह बोरीवली में एक एनजीओ द्वारा संचालित बॉयज होम में रहकर पला बढ़ा है। उसे यहाँ तक पहुंचने में 2 ट्रेन बदलनी पड़ती हैं। बहुत ही अच्छा लड़का है, दूसरों से बिल्कुल हटकर। तू एक काम कर सकती है, उसे अपने पगले पर पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। इससे अंकल के जाने के बाद तेरी जिंदगी में आया सूनापन भी भर जाएगा। उस समय तो उसने पल्लवी की बात को हवा में उड़ा दिया था, पर साल भर में अनामिका ने भी परख लिया था कि आर्यन पढ़ाई के प्रति कितना गंभीर है। वह अपना अतिरिक्त समय और लड़कों की तरह कैंटीन में ना बिताकर लाइब्रेरी में बिताता था और शाम के समय स्कूली बच्चों के ट्यूशंस लेकर अपना खर्चा खुद निकालता था। बहुत सोच विचार के बाद अनामिका ने पल्लवी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उसका जुहू पर सी फेसिंग बंगला था, जिससे कॉलेज 10 मिनट की ही दूरी पर था। अब आर्यन अनामिका के साथ उसकी गाड़ी में ही कॉलेज आने जाने लगा था। आर्यन के सानिध्य से अनामिका के आंसू हंसी में और उदासी शोखी में बदल गई थी। दोनों साथ में बैठकर पढ़ा करते थे। अनामिका अपनी थीसिस लिखती थी और आर्यन एग्जाम की तैयारी करता। कुछ लिखते पढ़ते समय उसके हाथ से आर्यन का हाथ छू जाए तो उसके मन के तार छनकृत होने लगते थे। दोनों के दरमियान एक अजीब सी मादकता और तन्मयता पसरी रहती थी। एक दिन ऐसे ही अवसर पर आर्यन ने अनामिका का हाथ पकड़ लिया। मैम, आपको नहीं लगता अब हमारे रिश्ते को एक नाम मिल जाना चाहिए? कहते हुए आर्यन कुर्सी पर से उठकर उसके पैरों के पास घास पर ही बैठ गया। विल यू मैरिज मी? उसके स्वर में भाव सी याचना थी। पल भर में वह सिर से पैर तक कांप उठी। पागल मत बनो आर्यन, एक बार ये सोचने से पहले उम्र का फासला तो देख लेते। मैंने आपसे प्यार करते वक्त आपकी उम्र को नहीं, आपकी रूह को परखा था। और उसने अनामिका के लिए एक शायरी कह डाली। पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर उसी की हथेली को घर बना लो। अच्छा, तो आप शायरी भी कर लेते हैं? कॉपी पेस्ट है, आर्यन ने शरारत से कहा। आर्यन अनामिका की जिंदगी में ताजे हवा के झोंके की तरह था। उसका ऐसा साथी जिसका साहचर्य उसे खुशी देता था, पर उसे वह बच्चा ही मानती थी। उनके बीच कभी प्रणय का फूल भी खिल सकता है, इसकी तो अनामिका ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में डूबे जाने कब उसे गहरी नींद ने घेर लिया। सवेरे उसके कमरे की खिड़की पर बैठे कबूतर की गुटुरगू ने उसे नींद से जगा दिया। नहीं तो जाने वह कितनी देर तक सोती रहती। आज उसे मौसम और दिनों से कुछ अलग सा लग रहा था। आसमान में तैर रहे गुलाबी बादलों की आभा में उसकी खिड़की पर लटक कर आ रही रंगून क्रीपर भी गुलाबी लग रही थी, क्योंकि आज उसके मन का मौसम गुलाबी हो रहा था। एक नई जिंदगी उसे बाहें फैलाकर अपनी गोद में बुला रही थी। आर्यन के फाइनल एग्जाम हो जाने पर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और बैंकॉक के लिए निकल गए। बैंकॉक चुनने के पीछे एक और कारण था। आर्यन वहां से इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उन्होंने चाओ फ्राया रिवर के पास ही की होटल में रूम ले लिया था। दोनों के लिए सब कुछ स्वप्न की तरह था। एक खुमारी
एक अनकही सी अनुभूति, एक अनुभूति से भरे वह लम्हे जिसे हर दिल हमेशा के लिए संजो लेना चाहता है। आर्यन अनामिका को रिवर फ्रंट पर बैठाकर खुद पास ही स्थित प्रद्युमन मार्केट के लिए निकल जाता था। अनामिका घंटों बैठी दूर दूर तक फैले हुए उस नदी के विस्तार को, उसके दामन में विहार करती नौकाओं को निहारती रहती। उसकी छुट्टियां खत्म होने को थीं। 15 दिन बाद वो फिर से मुंबई आ गई और आर्यन 2 दिन बाद लौटने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एक हसीन ख्वाब की तरह। महीने भर बाद ही अनामिका को नन्हे कदमों की आहट हुई थी। उस दिन उसने डिनर में पुडिंग के 3 बोल डाइनिंग टेबल पर रखे। एक बोल उसने आर्यन के आगे कर दिया और 2 बोल खुद लेकर बैठ गई। आप गलती से 2 बोल ले आई हैं। गलती से नहीं, एक मेरा और एक। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। आई नो, आपको पुडिंग बहुत पसंद है। एक से आपका जी नहीं भरता, कहकर आर्यन खिलखिलाने लगा। बुद्धू, तुम डैड बनने वाले हो। सुनकर आर्यन खुश नहीं, असमंजस में था। उसे समझ में नहीं आया वह क्या प्रतिक्रिया दे। इसके लिए शायद वो मानसिक रूप से तैयार ही नहीं था। 1 महीने बाद अनामिका की डिलीवरी होने वाली थी। इधर आर्यन की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। उसका एक पैर बैंकॉक और एक मुंबई में रहता था, पर जितना समय वह अनामिका के पास रहता उसे पलकों पर बिठा कर रखता था। बस अब 15 दिन, अपने सारे टूर कैंसिल कर दो, मुझे अकेले डर लगता है, डॉक्टर कह रही थी। अब बेबी कभी भी इस दुनिया में कदम रख सकता है। मैं चाहती हूं अब तुम पूरा समय मेरे साथ रहो। मुझे लेबर पेन के नाम से ही डर लगता है। सुनते ही उसने अनामिका का चेहरा हाथ में ले लिया था। मैं हूं ना, मैं अपनी अनामिका को कुछ नहीं होने दूंगा। कहते हुए उसने अनामिका के हाथ की छोटी छोटी अंगुलियां अपनी अंगुलियों के बीच फंसा ली। कहते हैं माँ के सामने जिसका चेहरा होता है, बेबी में उसकी छवि आती है। आर्यन कभी भी अनामिका की बात नहीं टालता था। वह उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था। यही नहीं, उसने लेबर रूम की वीडियोग्राफी कर उनके जीवन में आए उन अनमोल पलों को भी सदा के लिए कैद कर लिया था। उन्होंने उस नन्ही परी का नाम आर्या रखा। वह बिल्कुल अपने पिता की शक्ल लिए हुए थी। गोरा चिट्टा रंग, सुनहरे बाल और भोले चेहरे के बीच भूरी चमकीली आंखें। अब अनामिका की जिंदगी आर्या तक ही सिमट कर रह गई थी। इधर कई दिनों से अनामिका आर्यन में बदलाव सा महसूस कर रही थी। अब वह जब तब आवेश में आकर उसे गोद में उठाने की, बाहों में भरने की या बात बात पर उसे चूमने की चेष्टा नहीं करता था। हाँ, वह आर्या से बहुत प्यार करता था, पर उसके प्रेम में पिता वाला बड़प्पन, दुलार या चिंता नहीं थी, बल्कि एक बेफिक्री और आकर्षण था जो एक बच्चे को अपने प्रिय खिलौने के प्रति होता है। वह समझ गई थी उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। अब आर्या 1 महीने की हो गई थी। उस दिन वो पिंक नेट की फ्रॉक में थी। वाओ, माय स्वीट प्रीटी डॉल, लेट्स टेक अ सेल्फी। ग्रेट आइडिया। वैसे भी हमारी एक भी फैमिली पिक नहीं है। उस फोटो को अनामिका ने अपने मोबाइल पर प्रोफाइल पिक की तरह सेट कर दिया और फिर आर्यन के फोन को लेकर उस पर भी सेट करने लगी। इतने में स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। अनामिका ने उस मैसेज को खोला जिस पर लिखा था मिसिंग यू। अनामिका ने फोन आर्यन की तरफ बढ़ा दिया।
उसकी मासूम आंखों में प्रश्न थे। अनामिका, मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। ये चिमलिन है, आप ही की तरह, बहुत प्यारी और मासूम है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, पर इसे भी छोड़ नहीं सकता। ये मजबूरी के चलते सेक्स वर्कर की तरह काम कर रही थी, पर दिल की बहुत अच्छी है। इसकी वहां के होलसेल मार्केट्स में बहुत पहचान है। अनामिका, आज मैं जो भी हूँ इसी की बदौलत हूँ, वरना मैं इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाता। उसे मेरी जरूरत है और उसने मुझसे वादा किया है कि वह जल्दी ही उस दुनिया से बाहर आ जाएगी। आप उसे अपनी छोटी बहन की तरह नहीं अपना सकती? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसके आने से हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आएगी। अनामिका निशब्द सी सब कुछ सुन रही थी। उसे लगा कोई उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल रहा हो। कहते हुए आर्यन उसके कंधे पर अपना सिर रखने लगा। अनामिका ने धीरे से उसका सिर हटा दिया। आई एम सॉरी, नाराज हो क्या? आर्यन के पूछने पर अनामिका चीख चीख कर कहना चाहती थी, उसे तुम्हारी जरूरत है और हम दोनों आज तुम जो भी हो उसकी बदौलत हो। मेरे प्यार का समर्पण का क्या? मैंने तुम्हें अपने दिल में पनाह दी, अपने घर में जगह दी, पर नहीं कह पाई। जैसे उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई हो। उसकी तरफ से कोई भी जवाब न मिलने पर आर्यन वहां से उठकर चला गया। वह उसे तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसे लगता है वह उन लोगों से बहुत दूर चला गया है। उस दिन के बाद से घर में एक खामोशी, एक सूनापन सा पसर गया है। आर्यन हफ्ते भर से बैंकॉक में था। अनामिका निरुद्देश्य सी लॉन में बैठी हुई थी। शाम का धुंधलका उसके मन को और भी विचलित कर रहा था। लॉन पर रखी टेबल पर बगीचे के मुस्कुराते फूलों पर उसे आर्यन का ही वजूद नजर आ रहा था। उसकी नजर सामने खड़े गुलमोहर के पेड़ के तने पर खुदे दिल में लिखे दोनों के नाम पर जाती है और वह आंखें मूंद कर बैठ जाती है। तो क्या आर्यन का प्यार मात्र मेरा भ्रम था? क्या एक छलावा था? नहीं, वह स्पर्श जिसने उसके मेरे तन मन को भिगो दिया था, उसकी आंखों से छलकता मौन प्रेम जो उसके हृदय को परत दर परत खोल कर रख देता है, भ्रम नहीं हो सकता। वह आर्यन को फोन लगाती है। 3-4 बार फोन लगाने पर आर्यन फोन नहीं उठाता है तो उसे लगता है आर्यन उससे रूठकर बहुत दूर चला गया है। अनामिका की सारी रात करवटें बदलने में ही निकल गई है। सुबह होने को है पर आसमान अभी भी अंधेरे की गिरफ्त में है। उसे लगता है वह अंधकार धीरे धीरे उस पर भी हावी हो रहा है। वह सहम कर बैठ जाती है। वह फिर से आर्यन को फोन लगाती है। सामने लड़की की आवाज सुनकर फोन रखने ही वाली होती है कि आई एम फ्रॉम सिटी हॉस्पिटल बैंकॉक। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही फोन पर से उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, पर वह अपने आप को संभाल लेती है। उसे बताया जाता है कि आर्यन में कोरोना वायरस के प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए उसे आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। बहुत गुजारिश करने पर वो आर्यन की बात करवाने को तैयार हो जाते हैं। हेलो अनामिका, मुझे ले जाओ यहाँ से। मैं बेहद अकेला पड़ गया हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वायरल था। मेरे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए हैं, पर ये लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। इसके बाद आर्यन की आवाज सिसकियों में बदल गई। अनामिका की सांसें थमसी जाती हैं। उसे अपने शरीर में असीम पीड़ा का अनुभव होता है।
तब उसे एहसास होता है आर्यन के प्यार की जड़ें उसके हृदय की कितनी गहराई तक जमी हुई हैं। वह अपने डैड के संपर्क के बल पर आर्यन को भारत लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। उसकी भाग दौड़ का नतीजा है कि आर्यन आज 1 महीने बाद लौटने वाला है, पर आज से उसने अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है और आर्या के लिए भी वहीं डे केयर की व्यवस्था कर दी है। वह आर्यन के लिए अपने बंगले के पास वाला क्वार्टर खुलवा देती है और आर्यन का सारा सामान भी वहीं शिफ्ट करवा देती है। क्वार्टर के दरवाजे पर आर्यन के लिए एक चिट छोड़ दी। अपने दिल में पनाह देने के लिए शुक्रिया। मैं मानती हूँ जीवन के खूबसूरत सफर में राही मिल जाया करते हैं, पर हम हर एक अनजान राही के साथ आशियाना बनाने की भूल तो नहीं करते हैं। बस मैं यही गुनाह कर बैठी। मेरा सब कुछ तुम्हारा है क्योंकि मैंने प्यार किया है तुमसे। सच्चा प्यार लेना नहीं देना सिखाता है। पर माफ करना आर्यन, इस बेवफाई के बदले में तुम्हें फिर से अपने दिल में पनाह ना दे पाऊंगी। तुम्हारी अनामिका मैम।